सच्ची साझेदारी तब नहीं होती जब समानताएं होती हैं, बल्कि तब होती है जब हम मतभेदों का सम्मान करते हैं। नमस्कार, आज तारीख है 29 जनवरी 2026 और नई दिल्ली एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हलचल का केंद्र बनी हुई है। जी हाँ। अरब लीग के 22 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक है और इसका समय बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ दुनिया में कई जगहों पर तनाव है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि भारत और अरब देशों के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। आपने सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिश्ता अब सिर्फ तेल और व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा जी, ये उससे कहीं कहीं आगे निकल चुका है। जब हम अरब लीग की बात करते हैं तो हम उत्तरी अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया तक फैले 22 देशों के एक विशाल समूह की बात कर रहे हैं, जिसका गठन 1945 में हुआ था। तो आज हमारी चर्चा का मिशन इसी बदलते रिश्ते की परतों को खोलना है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस साझेदारी के हर पहलू पर रोशनी डालते हैं, आर्थिक, रणनीतिक, ऊर्जा, सुरक्षा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुराने व्यापारिक संबंध आज एक गहरी रणनीतिक दोस्ती में कैसे बदल रहे हैं। और ये विश्लेषण खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत अहम है। निश्चित रूप से। तो चलिए इस गहरी होती दोस्ती की बुनियाद से ही शुरू करते हैं। जी। भारत और अरब देशों के बीच रिश्ते तो हजारों साल पुराने हैं, सिल्क रूट के जमाने से। हाँ, मसालों का व्यापार। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इस रिश्ते को एक औपचारिक संस्थागत रूप देने की कोशिश बहुत हाल ही में यानी 21वीं सदी में शुरू हुई। ये दिलचस्प है कि इतने पुराने रिश्तों को एक औपचारिक ढांचे की जरूरत 2000 के दशक के बाद ही क्यों महसूस हुई? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसका जवाब उस समय की बदलती दुनिया में छुपा है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। हाँ, 91 के सुधारों का असर दिखने लगा था। बिल्कुल। और भारत की ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही थीं। दूसरी तरफ अरब देश भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने की कोशिश कर रहे थे। वो सिर्फ तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। उन्हें नए बाजारों की तलाश थी। जी हाँ। और भारत से बेहतर बाजार कौन हो सकता था? तो ये एक तरह से जरूरतों का एक स्वाभाविक मेल था। यानी ये एक तरफा नहीं था, दोनों तरफ से एक दूसरे की जरूरत महसूस की जा रही थी। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में मार्च 2002 में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए। इसने एक औपचारिक संवाद की नींव रखी। इसके बाद तो कई कदम उठाए गए। जैसे कि 2008 में अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम AICF की स्थापना हुई। फिर 2010 में काहिरा में भारतीय राजदूत को अरब लीग में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकेत था कि भारत अब इस रिश्ते को बहुत गंभीरता से ले रहा है। सही कहा। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक मंचों पर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। द्विवार्षिक इंडिया लास पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट समिट और अब दिल्ली की बैठक में उद्घाटन होने वाला इंडिया एंड अरब कंट्रीज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। जी, ये सब इसी बात का सबूत है कि अब जोर जमीनी स्तर पर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर है। तो ये संस्थागत ढांचा सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि ये एक गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की नींव है। और ये बात मुझे वाकई चौंकाती है कि भारत ने इस क्षेत्र के लगभग सभी बड़े देशों ओमान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र और कतर के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते किए हैं। ये रणनीतिक साझेदारी शब्द का असल मतलब क्या है? ये एक सामान्य मैत्रीपूर्ण संबंध से कैसे अलग है? देखिए, जब हम रणनीतिक साझेदारी कहते हैं तो इसका मतलब है कि रिश्ता सिर्फ लेन देन से आगे बढ़कर आपसी विश्वास और साझा लक्ष्यों पर आधारित हो गया है। इसमें रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ये सब शामिल हो जाता है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, इन देशों के राष्ट्रीय दृष्टिकोणों में समानता है। आप सऊदी अरब के विजन 2030 और भारत के विकसित भारत 2047 जैसे लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। जी हाँ। सऊदी अरब का विजन 2030 उनकी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर केंद्रित करने का एक महत्वाकांक्षी प्लान है। और भारत का भी लक्ष्य कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल। UAE का सेंटिनियल 2071, भारत का विकसित भारत 2047, इन सब में एक बात कॉमन है: आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी के विजन 2030 में भारत को 8 प्रमुख रणनीतिक भागीदारों में से एक के रूप में पहचाना गया है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये उनके राष्ट्रीय भविष्य के निर्माण में भारत को एक भागीदार के रूप में देखना है।
जब आप इतने बड़े राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की बात करते हैं तो जाहिर है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक कारण होगा। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। व्यापार और निवेश के आंकड़े कैसे दिखते हैं? आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं। भारत और अरब लीग के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 240 बिलियन डॉलर का है। बाप रे, ये तो कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। सही कहा। और ये व्यापार सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, बल्कि इसका स्वरूप भी बदल रहा है। स्वरूप बदल रहा है? इसका क्या मतलब? मतलब अब ये सिर्फ भारत द्वारा तेल खरीदने और अरब देशों द्वारा भारत से अनाज या कपड़े खरीदने तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को देखिए। हाँ। सीपा यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद हमारा व्यापार 115 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। और ये सीपा एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उससे कहीं ज्यादा गहरा। इसमें सिर्फ सामान का व्यापार ही नहीं, बल्कि सेवाएं, निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब शामिल होता है। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाएं और करीब आ जाती हैं। और निवेश का क्या? हमारे स्रोत यूएई और सऊदी अरब से भारत में बड़े निवेश के वादों का जिक्र करते हैं, करीब 175 बिलियन डॉलर। लेकिन ये तो सिर्फ वादे हैं, क्या जमीन पर कुछ आया है? ये एक बहुत जायज सवाल है। ये सच है कि ये प्रतिबद्धताएं हैं और सारा पैसा एक साथ नहीं आता, लेकिन महत्वपूर्ण बात है दिशा। इन निवेशों का एक बड़ा हिस्सा भारत के बुनियादी ढांचे जैसे बंदरगाह, सड़कें और नवीकरणीय ऊर्जा में आ रहा है। मतलब ये दीर्घकालिक निवेश है। बिल्कुल, ये एक रणनीतिक दांव है जो वे भारत के भविष्य पर लगा रहे हैं। और जब इतना बड़ा व्यापार और निवेश होता है तो कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव सबसे जरूरी हो जाता है। इसी संदर्भ में G20 में लॉन्च किया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक। आईमैक एक गेम चेंजर हो सकता है। इसे आप एक नए आधुनिक मसाला मार्ग की तरह समझ सकते हैं। लेकिन कनेक्टिविटी सिर्फ सामान की नहीं है, बल्कि पैसों की भी होती है। और यहाँ भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर यूपीआई, एक क्रांति ला रहा है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि अब खाड़ी देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। सोचिए, एक भारतीय पर्यटक जो कुछ साल पहले दुबई में पैसे बदलने के लिए परेशान होता था, आज वो वहां की किसी दुकान पर अपने फोन से वैसे ही क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है जैसे दिल्ली के किसी बाजार में करता है। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। जी। यूपीआई अब बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई में स्वीकार किया जाता है। और जुलाई 2023 से तो दुबई हवाई अड्डों पर भारतीय रुपए को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। वाह, ये जमीनी स्तर पर जुड़ाव है। यही तो, ये लोगों के बीच के जुड़ाव का असली असर है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद इस रिश्ते की धुरी रहा है, ऊर्जा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बेहद संवेदनशील और जरूरी विषय है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आंकड़े अपनी जगह हैं। भारत के लगभग 60% कच्चे तेल का आयात और 70% प्राकृतिक गैस इसी क्षेत्र से आती है। लेकिन अब ये निर्भरता एक रणनीतिक साझेदारी में बदल गई है। इसे निर्भरता के बजाय पारस्परिक निर्भरता कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा और स्थिर बाजार है और वे हमारे लिए एक भरोसेमंद आपूर्ति करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएई के साथ सामरिक तेल भंडार का समझौता। हाँ, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। इसे आसान भाषा में समझिए, ये ऐसा है जैसे यूएई भारत में एक बहुत बड़ा लॉकर किराए पर ले रहा है और उसमें अपना तेल रख रहा है। ठीक है। इससे उन्हें भंडारण की सुविधा मिलती है, लेकिन समझौते के तहत किसी भी आपात स्थिति में उस तेल का इस्तेमाल करने का पहला हक भारत का होगा। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक कुशन की तरह काम करता है। ये तो वाकई बहुत गहरा विश्वास दिखाता है। बिल्कुल। और हाल ही में कतर के साथ जो 78 बिलियन डॉलर की एलएनजी डील हुई है, वो भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ, अगले 20 वर्षों के लिए। वो एक ऐतिहासिक समझौता है। उसके तहत अगले 20 वर्षों के लिए गैस की आपूर्ति और उसकी कीमत लगभग तय हो गई है। ये भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़े राहत और स्थिरता प्रदान करता है। ये सब आर्थिक और ऊर्जा सहयोग तभी फल फूल सकता है जब क्षेत्र में शांति और स्थिरता हो। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की, ये क्षेत्र संघर्ष और आतंकवाद से भी घिरा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा और रक्षा के मोर्चे पर सहयोग कैसा है? आपने बिल्कुल सही कहा। पहले इस मोर्चे पर एक तरह की हिचकिचाहट थी, लेकिन अब सहयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओमान, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों के साथ नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? एक बड़ा कारण ये है कि अब खतरे भी साझा हैं। समुद्री डाकू, आतंकवाद या समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा,
ये चिंताएं भारत और अरब देशों दोनों की हैं। इसी संदर्भ में भारत की सागर पहल का भी जिक्र आता है। हाँ, सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सिर्फ एक एक्रोनिम नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण है। इसका मूल विचार ये है कि हम सबकी सुरक्षा और समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे स्रोत ओमान के साथ दुक्म बंदरगाह पर हुए समझौते को भी बहुत महत्व देते हैं। इसका रणनीतिक महत्व क्या है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए? दुक्म बंदरगाह का समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से सोने की खान जैसा है। जी। यह भारतीय नौसेना को हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में एक मजबूत ठिकाना देता है। अच्छा। इससे न केवल जहाजों की मरम्मत और रसद के लिए एक बेस मिलता है, बल्कि यह अरब सागर और अवन की खाड़ी में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण वेंटेज पॉइंट भी है। और आतंकवाद के मुद्दे पर क्या अरब देशों के रुख में इस पर कोई बदलाव आया है? जमीन आसमान का बदलाव आया है। एक समय था जब इस मुद्दे पर ज्यादातर अरब देश चुप रहना पसंद करते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। उरी, पठानकोट, पुलवामा जैसे आतंकी हमलों की अरब लीग के लगभग सभी प्रमुख देशों ने कड़ी निंदा की। अब सिर्फ निंदा ही नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त कार्रवाई पर भी सहयोग बढ़ रहा है। और रक्षा सहयोग में एक नया आयाम भी जुड़ रहा है, संयुक्त उत्पादन का। हाँ, और ये इस रिश्ते के परिपक्व होने का सबसे बड़ा संकेत है। अब बात सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की नहीं है, अब बात मिलकर हथियार बनाने की है। तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, इन सब में वे रुचि दिखा रहे हैं। गहरी रुचि दिखा रहे हैं। वे अब भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षा उत्पादक और टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो इसका निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो भारत और अरब लीग के बीच का रिश्ता तेल और व्यापार की एक साधारण लेनदेन वाली साझेदारी से बहुत आगे बढ़कर अब एक गहरी बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है, जिसमें अब अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा सब कुछ शामिल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों पक्षों के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। और जैसे जैसे भारत एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, अरब जगत उसकी वैश्विक रणनीति का एक अनिवार्य स्तंभ बन गया है। एकदम सही। और दूसरी तरफ अरब देशों के लिए भी भारत एक मजबूत और भरोसेमंद भागीदार है। जैसे कि हमारे स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, दोनों क्षेत्रों के देश भले अरब सागर से अलग हों, लेकिन वे इतिहास, भाग्य, विश्वास और बढ़ती भाईचारे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हो रही ये बैठक इसी भाईचारे को और गहरा करने का एक बेहतरीन अवसर है। जी। हमें उम्मीद है कि ये गहरी और विस्तृत चर्चा हमारे सभी श्रोताओं, खासकर सिविल सेवा या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और जाते जाते एक विचार, हमारे स्रोत विकसित भारत 2047 और सऊदी विजन 2030 जैसे दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के बीच समानताओं पर प्रकाश डालते हैं। ये आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी तो स्पष्ट है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे ये साझेदारी गहरी होगी, आने वाले दशकों में ये दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को कैसे प्रभावित कर सकती है। लाखों भारतीय जो वहां काम करते हैं और अरब देशों का बढ़ता निवेश जो भारत में आ रहा है, यह मेलजोल सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि समाज को भी बदलेगा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिसका विवरण आज हमारे स्रोतों में नहीं था, पर यह निश्चित रूप से विचार करने योग्य है।